जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के MS-60R सीहॉक मैरीटाइम हेलीकॉप्टरों की फ्लीट के लिए अब कोंग्सबर्ग ने अपनी एडवांस नेवल स्ट्राइक मिसाइल यानी कि NSM की पेशकश की है। इसका प्रस्ताव इंडियन नेवी को मिल चुका है। वर्तमान में भारतीय नौसेना 9 MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट कर रही है और 2025 के अंत तक 15 और यूनिटें भारत को मिल जाएंगी। और इस नेवल स्ट्राइक मिसाइल के जरिए भारतीय नौसेना सरफेस और जो कोस्टल टारगेट्स हैं उन्हें आसानी से लक्षित कर सकती है, वो भी एक विस्तारित दूरी पर। नेवल स्ट्राइक मिसाइल जो कि एक लंबी दूरी की प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल है, इसका इस्तेमाल दोनों तरीके के लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है, यानी कि समुद्र और भूमि आधारित। इसकी रेंज 185 किलोमीटर है और ये जो मिसाइल है वो फायर एंड फॉरगेट सॉल्यूशन प्रदान करती है। मतलब साफ है कि लॉन्च होने के बाद ये टारगेट को ऑटोनोमस रूप से ट्रैक करती है, यानी कि लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से इसे लगातार गाइडेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक स्टैंड ऑफ क्षमता वाली मिसाइल है जो भारतीय नौसेना को एक टैक्टिकल बढ़त दे सकती है। इस मिसाइल की एक और खास बात है कि इस मिसाइल का जो लो रडार क्रॉस सेक्शन है और इसकी एडवांस सी स्कीमिंग क्षमता है, जिससे कि ये पानी की सतह के ठीक ऊपर उड़ने की क्षमता रखती है, जिसके जरिए ये दुश्मनों के बड़े युद्धपोत या फिर दुश्मन के जो तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो कि खासतौर पर हाई वैल्यू वाले टारगेट्स होते हैं, उन्हें आसानी से खत्म कर सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और है कि भारत भी तो इस तरीके की मिसाइल पर काम कर रहा है। DRDO ने ऑलरेडी मीडियम रेंज एंटीशिप मिसाइल यानी कि NASAM MR को तैयार किया। इस मिसाइल को MRASHM के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की स्वदेशी मिसाइल जो है वो भी नेवल स्ट्राइक मिसाइल की कैटेगरी की है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पता क्या है, वो ये है कि इसके उड़ान परीक्षण अगले साल शुरू होंगे और फुल स्केल पर इसका उत्पादन जब किया जाएगा तो उसमें 4 से 5 सालों का वक्त लग सकता है। हालांकि स्वदेशी मिसाइल का जो फायदा है वो हमें आने वाले वर्षों में मिलेगा, लेकिन तत्काल रूप से कोंग्सबर्ग की ये जो नेवल स्ट्राइक मिसाइल है वो भारतीय नौसेना को एक बड़ी मजबूती दे सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है और इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो सर्वाइबिलिटी है, इसके अलावा इसकी जो युद्ध दक्षता है वो भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ स्वदेशी क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खास तौर पर HAL ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया है, जो कि भारत की सीमाओं के साथ पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर कम ऊंचाई वाले अभियानों और चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी प्रभावी ढंग से ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और रॉकेट सहित विभिन्न प्रकार के हथियारों से इसे इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि LCH आक्रामक और रक्षात्मक दोनों भूमिकाएं निभा सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को कई खतरों का पता लगाने, उन्हें पहचानने, उनका मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करेगा, विशेष रूप से हॉस्टाइल वातावरण में, जहाँ जो एडवर्सरीज हैं उन्होंने अपने रडार, इंफ्रारेड और जो दूसरे सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं वो लगाए होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से इनके खिलाफ LCH को एक अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जुड़ने से LCH की ऑपरेशनल क्षमता काफी बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। MiG-21 फाइटर जेट के साथ भारतीय वायुसेना आने वाले कुछ वर्षों तक और बनी रहेगी। हालांकि इससे पहले बोला गया था कि MiG-21 को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा स्क्वाड्रन से, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात सामने आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि अब MiG-21 बाइसन फाइटर जेट्स की जो सर्विस लाइफ है उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि 2025 तक इन्हें रिटायर होना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है वो मैं आपको बता दूं। आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट ने इनकी जगह लेनी थी, लेकिन इस प्रोग्राम में देरी हो चुकी है और इसी साल जुलाई 2024 में राजस्थान के बीकानेर में जो नल वायुसेना बेस है वहां पर अपना पहला तेजस मार्क 1A स्क्वाड्रन स्थापित करने की योजना बनाई थी, जो कि भारतीय वायुसेना की आधुनिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में जो जरूरी चीज है इंजन, उसकी आपूर्ति में देरी हुई। इसी देरी की वजह से पुराने MiG-21 को बदलने की जो समय सीमा है वो और पीछे चली गई है। अब आप समझिए दोस्तों, अमेरिका ने भारत को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल रखा है। इंजनों की सप्लाई उसने रोक रखी है। भारत के साथ ही ये दोगलापन अमेरिका का है, इसलिए फ्लाइंग कफिन जो है MiG-21 उसके साथ ही 2 सालों तक और बना रहना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी अब लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को खरीदने पर विचार कर रही है और हो सकता है कि इन्हें या तो स्वदेशी रूप से तैयार किया जाएगा या फिर किसी विदेशी भागीदार के साथ मिलकर इन्हें तैयार किया जाएगा। दरअसल ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स हैं वो एम्फीबियस ऑपरेशन करने में माहिर माने जाते हैं। 2021 में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन नेवी के लिए 4 LPD खरीद के लिए RFI भी जारी की थी।
RFI इंडियन शिपयार्ड तक भागीदारी को सीमित करता है, जिसमें कि भारतीय शिपयार्ड इनका डिजाइन और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ साझेदारी कर सकता है। और ये जो LPD प्रोग्राम है वो इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्रयासों का भी एक हिस्सा है। और इस तरीके के जो LPDs हैं उनका इस्तेमाल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट, डिजास्टर रिलीफ, एम्फीबियस वॉरफेयर में किया जा सकता है। बस यहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए भी लार्सन एंड टुब्रो ने स्पेन की नवंतिया के साथ साझेदारी की है, जो कि जुआन कार्लोस पर आधारित एक संस्करण का प्रस्ताव दे रहा है, जो कि वर्तमान में स्पेनिश नौसेना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट के साथ सेवा में है। और ये एक अत्याधुनिक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है। लेकिन दोस्तों जितना आसान ये प्रोग्राम लग रहा है उतना आसान है भी नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी महंगा होने वाला है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी अगर हस्तांतरित की जाती है तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो बहुत चीज़ें हैं। लेकिन भारतीय नौसेना इन LPDs को हर हाल में खरीदना चाहती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग नाइजीरिया के साथ की गई, जिसमें कि भारत ने नाइजीरिया को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। और यही नहीं, भारत ने नाइजीरिया के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को भी बढ़ा दिया है, जिससे कि नाइजीरिया HAL से इनकी खरीद कर सके। और अगर ये बात बन जाती है तो नाइजीरिया शुरू में भारत से 5 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट खरीदेगा, जिनकी संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाएगी और करीबन 15 तेजस मार्क 1 की जो यूनिटें हैं वो नाइजीरिया एयरफोर्स में शामिल होंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया ने दोस्तों भारत को Su-57 का एक नया ऑफर दिया है, जिसमें कि दोस्तों उसने इस Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में बताया कि उन्होंने इस फाइटर जेट में उसके स्टेल्थ, एवियोनिक्स और कॉम्बैट क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा दिया है। खास करके इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल को भी वो इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि रशिया चाहता है कि ये जो डील है Su-57 की वो भारत के साथ और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके। और यही नहीं, रशिया ने दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की कीमत भी कम कर दी है और रशिया की तरफ से कहा गया है कि वो एक यूनिक पेमेंट मैकेनिज्म जो कि इंडियन रुपीज़ में उसे भी एक्सेप्ट करेगा। आप सब जानते हैं कि हाल ही में Su-57 को पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है अल्जीरिया की तरफ से। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अगले महीने भारत के दौरे पर आएंगे और इस दौरान जो रशियन ऑफिशियल लॉबी है वो Su-57 की डील को लेकर भारत के साथ बातचीत करेगी। खास तौर पर यहाँ पर एक मुद्दा तो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगले 24 महीनों में चाइना का J-35A फाइटर जेट मिल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी बात हो सकती है दोनों देशों के बीच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अडानी डिफेंस ने दूसरा दृष्टि-10 सर्विलांस ड्रोन भारतीय नौसेना को दिया है और इस ड्रोन की पहली यूनिट भी इंडियन आर्मी को दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना की एक बड़ी योजना का खुलासा हुआ है, जिसमें कि भारतीय नौसेना 2030 तक 160 वॉरशिप्स को शामिल कर लेगी और आगे जो एम है भारतीय नौसेना का 2035 तक वो है 175 से 200 वॉरशिप को इंडक्ट करने का। दोस्तों रशिया ने भारत की अग्नि 5 मिसाइल की ताकत का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अग्नि 5 से लैस भारत सिर्फ 10 सेकंड में अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे कि मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचकर अलग अलग भागों में बंटकर फट जाती है और इसका हर पार्ट अलग अलग टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर देता है और किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे रोक पाना मुश्किल है। यही नहीं, रशिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत की अग्नि 5 10 से 14 ठिकानों को एक ही बारी में तबाह कर सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर की दूरी पर। और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान तो भारत की MIRV टेक्नोलॉजी को देखकर ही घबरा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के 10 से 12 शहर एक ही बारी में इस मिसाइल के निशाने पर आ जाएंगे और रोकने की ताकत तो आप भूल ही जाओ कि पाकिस्तान इसे रोक पाएगा। वो हमारी ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया, तो ये मिसाइल तो रोकना उसके लिए सपनों से भी परे की बात है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा है कि भारतीय नौसेना TEDBF प्रोग्राम के लिए पूरी तरीके से समर्पित है और 2035 तक इन्हें ऑपरेट किए जाने की भी योजना बनाई गई है। और यही दोस्तों, उसके अलावा कहा जा रहा है कि TEDBF को सभी संबंधित मंत्रालयों से मंजूरी मिल गई है और NSCS के द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। इंडियन नेवी ने शुरू में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के आधार पर 145 TEDBF का प्रस्ताव रखा था। अब कहा जा रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 87 TEDBF की आवश्यकता होगी। इसरो ने अपने अंतरिक्ष यान PSLV C-59 वाहन पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।